हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं विजडम मास्टर चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, आज की आप ये सीरीज़ देख पा रहे होंगे 15 सीरीज़ 14 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों 14 सीरीज़ में आपने देखा होगा मैंने सीटेट ईवीएस का जो 2021 में एग्ज़ाम हुआ था 16 दिसंबर को, उसमें के सारे क्वेश्चन मैंने वहाँ पर आपको सॉल्व कराए हैं। और दोस्तों कुछ क्वेश्चन बच गए थे जो आज की वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। तो दोस्तों डेली मैं आपको जो 23 शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ था 2021 का और जनवरी 2022 का, दिसंबर 2021 और जनवरी 2022 में जो 23 शिफ्टों में आपका एग्ज़ाम हुआ था, उन सारे पेपर को मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी। दोस्तों मैं ये क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको क्लासेस दे चुकी हूँ और प्रैक्टिस भी करवा चुकी हूँ। बट अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि क्वेश्चन किस तरह से पूछता है। दोस्तों आपसे वही क्वेश्चन पूछेगा जो आपने बुक में पढ़ा है, जिसे मैंने क्लास में आपको बताया, जो प्रैक्टिस करवाई है। लेकिन सीटेट जो है क्वेश्चन थोड़ा चेंज करता है, बाकी पैटर्न वही रहता है। दोस्तों इसके क्वेश्चन जो होते हैं ना 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन के होते हैं, ऑप्शन भी उसी तरह से होते हैं, लेंदी टाइप होते हैं। तो आप देख के घबराइएगा बिल्कुल भी नहीं, अपना पेशेंस रखिएगा, क्योंकि अगर आप सीटेट एग्ज़ाम हाल में अपना पेशेंस रख पाए तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो के साथ। अब हम देखते हैं क्वेश्चन को। रोनाल्ड रास के बारे में कक्षा 5 में कहानी है, जिसको 1902 में चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, जब उसने सिकंदराबाद के अस्पताल में काम करते हुए ये खोजा कि मच्छर मलेरिया फैलाते हैं। उन्होंने अपने शब्दों में बताया कि कैसे उन्होंने मच्छरों का पीछा करते हुए समय बिताया। मच्छरों के पेट को खोलने के लिए उसे काटा और उसका सूक्ष्मदर्शी के नीचे अवलोकन किया। रोनाल्ड रास की कहानी को ईवीएस में शामिल करने का क्या उद्देश्य होगा? ए आप देख पा रहे होंगे शिक्षार्थियों को वैज्ञानिक प्रक्रियाओं के बारे में समझने में मदद करना। बी है शिक्षार्थियों को कहानियां लिखने के लिए प्रेरित करना। सी शिक्षार्थियों को विभिन्न खोजों के बारे में अधिक रोमांचक कहानियों को इकट्ठा करने के लिए प्रोत्साहित करना। डी है विज्ञान के इतिहास की सराहना करना। तो दोस्तों आप इसका आंसर करिए, क्या होगा? शिक्षार्थियों को वैज्ञानिक प्रक्रियाओं के बारे में समझने में मदद करना, ये आपका करेक्ट होगा। शिक्षार्थियों को कहानियां लिखने के लिए प्रेरित करना, दोस्तों ये तो नहीं होगा। शिक्षार्थियों को विभिन्न खोजों के बारे में अधिक रोमांचक कहानियों को इकट्ठा करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये सही होगा आपका। विज्ञान के इतिहास की सराहना करना, ये भी आपका करेक्ट होगा। इस तरह से हमारा ए सी डी ये 3 करेक्ट होगा, यानी हमारा जो ऑप्शन सेकेंड है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन देख पा रहे होंगे आप किस तरह से है, तो आपको क्वेश्चन देख के बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आप लोग पेशेंस रखिएगा। क्वेश्चन को अगर एक बार में ना समझ में आए तो आप उसे 2 से 3 बार रिपीट करके पढ़िए। हो सकता है आपको कुछ कन्फ्यूज़न हो तो वो दूर हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन को बहुत ही आप क्वेश्चन पे फोकस करिएगा। अगर आप 1 से 2 बार में उसको समझ लेते हैं तो आप अच्छे से कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन बड़ा देख करके आप एक बार में कंफ्यूज हो जाएं कि इसका आंसर क्या होगा। ये जो भी, अगर दोस्तों बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जब हम एक बार पढ़ते हैं तो नहीं समझ आता है, तो उसे 2 से 3 बार रिपीट कर लेना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, हमारी पृथ्वी ग्लोब की भांति गोल है। वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर या नीचे कुछ नहीं होता, ये सब सापेक्ष है। हम भारत के लोग वास्तव में पृथ्वी के पृष्ठ पर नीचे दिए गए जिस देश के लोगों के सापेक्ष उल्टे खड़े हैं वह देश है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट अल्जीरिया, सेकेंड अर्जेंटीना, थर्ड ऑस्ट्रेलिया, फोर्थ ऑस्ट्रिया। दोस्तों ये तो आपको इसका आंसर आ ही रहा होगा, आप लोग अपने आंसर करिए फटाफट। हमारी पृथ्वी ग्लोब की भांति गोल है। वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर या नीचे कुछ नहीं होता, यह सब सापेक्ष है। हम भारत के लोग वास्तव में पृथ्वी के पृष्ठ पर नीचे दिए गए जिस देश के लोगों के सापेक्ष उल्टे खड़े हैं वह देश कौन सा है? तो दोस्तों वह देश जो है अर्जेंटीना है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन सेकंड जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, अपने खेतों से अधिक उपज प्राप्त करने के लिए कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशियों का आधिक्य में उपयोग करके खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। उसका यह व्यवहार उसके खेतों की मृदा को ऑप्शन नंबर फर्स्ट केवल धान की फसलों के लिए उपयोगी बनाएगा, सेकंड अन्य फसलों के लिए भी उपजाऊ बनाएगा, थर्ड जुताई और बुआई के लिए उपयुक्त बनाएगा, फोर्थ अंततः किसी भी फसल को उगाने के लिए अनुपयुक्त बनाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप अपने आंसर करिए। अपने खेतों से अधिक उपज प्राप्त करने के लिए कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशियों, दोस्तों यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक ये वर्ड लग रहा है, कीटनाशियों का होगा, पीड़कनाशियों यहाँ पे, का अधिक में उपयोग करके खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। उसका यह व्यवहार उसके खेतों की मृदा को, यहाँ पे आप अपने आंसर करिए। खेतों की मृदा को क्या होगा? केवल धान की फसलों के लिए उपयोगी बनाएगा? बिल्कुल नहीं। अन्य फसलों के लिए भी उपजाऊ बनाएगा? ये भी नहीं होगा दोस्तों। जुताई और बुआई के लिए उपयुक्त बनाएगा? ये भी नहीं होगा।
अंततः किसी भी फसल को उगाने के लिए अनुपयुक्त बनाएगा। तो ऑप्शन 4 जो है ये हमारा करेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, एक ही फसल को खेतों में बार बार बोने से ये इशू होता है, देख पा रहे होंगे, अधिक में उपयोग करके खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। तो दोस्तों इसे चेंज करते रहना चाहिए, एक ही फसल को बार बार नहीं खेतों में बोना चाहिए। यहाँ पे अंततः किसी भी फसल को उगाने के लिए अनुपयुक्त बनाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारा ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट हो गया है। अब क्वेश्चन 4 आप देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से कौन सा समूह ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 थीमों में से 4 को सही ढंग से प्रस्तुत करता है। तो दोस्तों ये थीम से क्वेश्चन है, देख पा रहे होंगे यहाँ पे किस तरह से पूछा है। ऑप्शन फर्स्ट पौधे, जानवर, परिवार और भोजन पदार्थ। सेकंड परिवार और दोस्त यानी मित्र, भोजन, पानी और यात्रा। थर्ड जो हम बनाते हैं और करते हैं, भोजन, आवास और पौधे पदार्थ। फोर्थ काम और खेल, भोजन, पदार्थ और यात्रा। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग अपने आंसर करिए, थीम से रिलेटेड मैंने आपको डिटेल में बताया ही है, आप यहाँ पे कर लोगे। तो दोस्तों ऑप्शन जो सेकंड आप देख पा रहे होंगे, परिवार और दोस्त, भोजन, पानी और यात्रा, ये क्या है? 6 थीमों में से हैं। कौन कौन सा? पहला तो है परिवार और मित्र, सेकंड भोजन, पानी, यात्रा, एक आवास है और चीज़ें हम कैसे बनाते हैं। ये सारी इसकी जो थीमें हैं। अब तो इस तरह से हमारा ऑप्शन जो सेकंड था वो करेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, शिक्षार्थी के पोर्टफोलियो बनाने के लिए अच्छे तरीके क्या हैं। दोस्तों पोर्टफोलियो, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। ए, एक विशिष्ट कारण के आधार पर पोर्टफोलियो में शामिल किए जाने वाले काम का चयन करना। बी, एक शिक्षार्थी के काम की सभी वस्तुओं का चयन करना। सी, शिक्षार्थी से अपने काम का चयन और उसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करवाना। डी, एक समय अवधि में शिक्षार्थियों के कामों के विभिन्न स्तरों को इकट्ठा करना। तो दोस्तों यहाँ पे आप अपने आंसर करिए, 5th का क्या आंसर होगा? शिक्षार्थी के पोर्टफोलियो बनाने के लिए अच्छे तरीके क्या हैं? एक विशिष्ट कारण के आधार पर पोर्टफोलियो में शामिल किए जाने वाले काम का चयन करना, ये दोस्तों आपका करेक्ट होगा। एक शिक्षार्थी के काम की सभी वस्तुओं का चयन करना, ये नहीं होगा दोस्तों। शिक्षार्थी से अपने काम का चयन और उसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करवाना, ये भी आपका करेक्ट है। एक समय अवधि में शिक्षार्थियों के कामों के विभिन्न स्तरों को इकट्ठा करना, ये भी आपका करेक्ट होगा। यानी आपका ऑप्शन ए सी डी किस में है? 4th में है। तो ऑप्शन 4 जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, एक ईवीएस शिक्षक अपने शिक्षार्थियों को पड़ोस में इस्तेमाल होने वाले विभिन्न ईंधनों पर एक सर्वेक्षण करने को कहता है। इस सर्वेक्षण के संचालन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कौशल विकसित की जा सकती है? ऑप्शन फर्स्ट परिकल्पना बनाना, सेकंड समालोचनात्मक चिंतन या गहन चिंतन, थर्ड रिकॉर्डिंग, अभिलेखन और सुनने के कौशल, फोर्थ पूर्व अनुमान और रिपोर्टिंग कौशल। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग अपने आंसर करिए। ईवीएस शिक्षक अपने शिक्षार्थियों को पड़ोस में इस्तेमाल होने वाले विभिन्न ईंधनों पर एक सर्वेक्षण करने को कहता है। इस सर्वेक्षण के संचालन के दौरान क्या हो सकता है बताइए? दोस्तों इसमें रिकॉर्डिंग, अभिलेखन और सुनने का कौशल, ये जो थर्ड ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, कुणाल ने कपड़ों की बंदेज की रंगाई पर कार्यशाला करने के लिए अपने विद्यालय में एक स्थानीय कारीगर को आमंत्रित किया। स्थानीय कारीगर को आमंत्रित करने के उद्देश्य निम्नलिखित में से इसके अतिरिक्त हैं। अतिरिक्त पूछा है दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इसके अतिरिक्त। यहाँ पे जो भी ऐसा कोई वर्ड आपको क्वेश्चन पहले पढ़िए जहाँ पे उसको आपको थोड़ा भी कुछ लगे कि क्वेश्चन में घुमाने की कोशिश कर रहा है तो आप वहाँ पे अंडरलाइन कर देना। ऑप्शन फर्स्ट देख पा रहे होंगे, शिक्षार्थी कारीगर के ज्ञान और कौशल की सराहना करें। सेकेंड, शिक्षार्थी टाई और रंगाई में उपयोग हुए तकनीक की सराहना करें। थर्ड, शिक्षार्थियों को स्थानीय भाषा सीखने में मदद करना। फोर्थ, टाई और डाई को हाथ से करने के अनुभव प्रदान करना। दोस्तों क्वेश्चन में क्या दिया है कि कुणाल ने कपड़ों की बंदेज की रंगाई पर कार्यशाला करने के लिए अपने विद्यालय में एक स्थानीय कारीगर को आमंत्रित किया। स्थानीय कारीगर को आमंत्रित करने के उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या हो सकते हैं? शिक्षार्थी कारीगर के ज्ञान और कौशल की सराहना करे, नहीं होगा ये। शिक्षार्थी टाई और रंगाई में उपयोगी तकनीक की सराहना, इससे कोई मतलब ही नहीं है। शिक्षार्थी को स्थानीय भाषा सीखने में मदद करना, ये दोस्तों आपका आंसर करेक्ट होगा, थर्ड वाला। ठीक है, शिक्षार्थियों को स्थानीय भाषा सीखने में मदद करना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, मेहर के पास कक्षा में कुछ शिक्षार्थी हैं जो प्राकृतिक आपदा के कारण अपने मूल स्थान से विस्थापित हो गए हैं और उन्हें विद्यालय वातावरण में समायोजित करने में समस्या है। एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आप
क्या करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट है धैर्यवान होंगे ताकि वे स्वाभाविक रूप से समय के साथ समायोजित हो सकें। सेकंड, केवल विस्थापित शिक्षार्थियों का एक समूह बनाएंगे और उन्हें समूह कार्य देंगे। थर्ड, उन्हें एक तथ्य के रूप में विस्थापन को तुरंत स्वीकार करने और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। फोर्थ, उन्हें अन्य शिक्षार्थियों के साथ बातचीत करने में मदद करेंगे और उनकी कहानियों को भी साझा करेंगे। दोस्तों यहाँ पे आप अपने आंसर करिए। मेहर के पास कक्षा में कुछ शिक्षार्थी हैं जो प्राकृतिक आपदा के कारण अपने मूल स्थान से विस्थापित हो गए हैं। दोस्तों क्वेश्चन को आप लोग पहले समझा करिए। और उन्हें विद्यालय वातावरण में समायोजित करने में समस्या है। एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। धैर्यवान होंगे ताकि वे स्वाभाविक रूप से समय के साथ समायोजित हो सकें, ये नहीं होगा दोस्तों। केवल विस्थापित, दोस्तों केवल जहां वर्ड है उसको, ये निगेटिव वर्ड है। उन्हें एक तथ्य के रूप में विस्थापन को तुरंत स्वीकार करने और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें, ये भी नहीं होगा। उन्हें अन्य शिक्षार्थियों के साथ बातचीत करने में मदद करें और उनकी कहानियों को भी साझा करें। दोस्तों ये आपका सबसे बेस्ट आंसर होगा, तो हमारा ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, समुदाय संसाधन के रूप उपयोग करने का औचित्य है। समुदाय संसाधन के रूप उपयोग करने का औचित्य है। ऑप्शन फर्स्ट, यह समुदाय में सभी ज्ञान को अनायास स्वीकार करने में मदद करता है। ऑप्शन सेकेंड, यह बिना प्रश्न करे स्थानीय ज्ञान को लोकप्रिय बनाने और फैलाने में मदद करता है। थर्ड है, समुदाय को अपने बच्चों के सीखने में हिस्सेदारी है और इसमें उन्हें शामिल होने की ज़रूरत है। फोर्थ, शामिल नहीं करने पर समुदाय नाराज होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप अपना आंसर करिए। समुदाय संसाधन के रूप उपयोग करने का औचित्य है। यह समुदाय में सभी ज्ञान को अनायास स्वीकार करने में मदद करता है, ये नहीं होगा दोस्तों। यह बिना प्रश्न करे स्थानीय ज्ञान को लोकप्रिय बनाने और फैलाने में मदद करता है। बिना प्रश्न किए क्या मतलब इसका, ये भी नहीं होगा। समुदाय को अपने बच्चों को सीखने में हिस्सेदारी है और इसमें उन्हें शामिल होने की ज़रूरत है, ये दोस्तों आपका बेस्ट आंसर है, यानी ऑप्शन थर्ड जो है वो करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे और आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या पाठ्यचर्या के विकास के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है। नहीं है दोस्तों, यहाँ पे आपको अंडरलाइन करना है। फर्स्ट है विद्यालय ज्ञान को बाह्य विश्व से जोड़ना। सेकंड, सुनिश्चित करना कि अधिगम रटन विधियों से परे हो। थर्ड, परीक्षा को आसान बनाना। फोर्थ, पाठ्यचर्या को समृद्ध करना ताकि यह पाठ्य पुस्तकों तक सीमित ना रहे। दोस्तों यहाँ पे जो लोग नहीं का ध्यान नहीं देंगे, यहाँ पे आप गलती करने वाले हैं। तो दोस्तों जहाँ भी नई वर्ड आए क्वेश्चन में उसको आप अंडरलाइन कर दो। क्वेश्चन क्या पूछा है, निम्नलिखित में से क्या पाठ्यचर्या के विकास के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है। विद्यालय ज्ञान को बाह्य विश्व से जोड़ना या बाह्य वातावरण से जोड़ना, दोस्तों ये आपका करेक्ट है। ये तो आपका एनसीईआरटी की लाइन है पूरी टोटल। सुनिश्चित करना कि अधिगम रटंत विधियों से परे हो, ये भी बिल्कुल सही है। थर्ड, परीक्षा को आसान बनाना। फोर्थ देख लेते हैं, चर्चा को समृद्ध करना ताकि यह पाठ्य पुस्तकों तक सीमित ना रहे, तो ये भी आपका करेक्ट होगा। तो दोस्तों इसमें पूछा क्या नहीं है, तो यानी परीक्षा को आसान बनाना ये नहीं है। तो इस तरह से हमारा ये तीनों जो है कट जाएगा और हमारा आंसर जो है थर्ड होगा, परीक्षा को आसान बनाना। तो दोस्तों ये थे आज के आपके ये सारे क्वेश्चन। कैसे लगे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों मैप से रिलेटेड आपके एक क्वेश्चन आते हैं तो उसको मैं यहाँ पर नहीं दे रही हूँ, क्योंकि हर पेपर में, मतलब कई शिफ्टों में जो पेपर हुआ है, सारे शिफ्टों में आपका एक क्वेश्चन मैप से रिलेटेड है, डायरेक्शन से रिलेटेड है। तो उसको मैं यहाँ पर इसलिए नहीं लेती हूँ कि दोस्तों उसको 1 या 2 वीडियो में मैं कंप्लीट कर दूँगी। यानी जितने भी क्वेश्चन मैप से या डायरेक्शन से जो रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वो उन सारे क्वेश्चन को मैं 1 या 2 वीडियो किसी दिन आपको दे दूँगी और उसमें आपके वो सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। आप उसके लिए परेशान ना होना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि मैम मैप से रिलेटेड क्वेश्चन आप बता दीजिए। तो दोस्तों किसी दिन मैं आपको कोई 1 या 2 वीडियो में से कंप्लीट कर दूँगी। यानी जितने क्वेश्चन मैप से रिलेटेड, डायरेक्शन से रिलेटेड पूछे गए हैं, तो वो आपके कंफर्म हो जाएंगे वहाँ से। और दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो 16 दिसंबर का, तो ये मैंने सॉल्व करा दिया है। अब उसके बाद के जो शिफ्ट का पेपर है मैं उसे सॉल्व करूँगी। और दोस्तों